हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 65 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने चैप्टर नंबर 4 पे थे, लायबिलिटी ड्रिवन एंड इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पाथवे। हमने अभी तक इसमें बहुत सारी चीजें देखी कि हम जो हमारी लायबिलिटी ड्रिवन है उसमें जो सिंगल सिंगल लायबिलिटी को हम कैसे देखते हैं, मल्टीपल लायबिलिटीज को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स ओवरले हो गया, कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन हो गया, और भी इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हम कैसे कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे कैसे इसको इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं। मतलब इसमें जो कैश फ्लो है हमारी, जो भी हमारी कैश फ्लो ऑफ द पोर्टफोलियो है, कैश फ्लो यील्ड ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इक्वल टू कैश फ्लो यील्ड ऑफ द योर जीरो कूपन बॉन्ड्स जो ले रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। उसकी अगर कन्वेक्सिटी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब यानी कि डिस्पर्शन और कन्वेक्सिटी का हमने रिलेशनशिप देखा, और हमने एक एग्जांपल भी किया था जिसमें हमने पूरा एक से वो करने की कोशिश की, सॉल्व करने की, जिसमें हमने उसका इंटरेस्ट रेट्स निकाला कि कैसे हमारी जो पोर्टफोलियो है वो लायबिलिटी को कैसे कवर कर सकती है, कितना इंटरेस्ट रेट से उसको इंक्रीज होना चाहिए उसमें। और भी हमने ये अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम आज देखने वाले जो जो रिस्क होते हैं लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग में, वो और एक एग्जांपल भी देखेंगे हम एक और, जिसमें है डिफाइंड बेनिफिट, जो पेंशन प्लान वाला एग्जांपल होगा उसमें हम उसको फर्दर रीड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारा इसको इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब बस अब अपने मेन जो वीडियो है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि एग्जांपल हम देखने वाले हैं कि डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान जो होता है वो कैसे हम वो भी एक लायबिलिटी है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान क्या होता है, जिसमें कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यानी कि जहां पर मैं काम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो भी मेरे को पता है कि मैं इतने ईयर से काम कर रही हूँ, ये मेरा मान लो लेट्स से 25 से मैंने शुरू किया काम करना और 60 तक मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद फिर रिटायर हो रही हूँ। तो ये जो मेरी जो सैलरी से कुछ कुछ पोर्शन डिडक्ट होगा, वो क्या होगा, जो हमारा जो एम्प्लॉयर होगा वो एक अथॉरिटी को, मतलब जैसे पेंशन फंड जैसे जो भी संभालता होगा उनको दे देंगे वो। और वो क्या करेंगे, वो जो भी ये पेंशन एसेट्स क्रिएट करेगा, और लायबिलिटी क्या होगी एम्प्लॉयर को अगर हम देखना है, तो ये जो पेमेंट होगी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद क्या उसकी पूरी वो होगी कि जो भी लायबिलिटी है वो, जो भी जितना भी उसने उसका मतलब पूरा जो लायबिलिटी है वो पूरा कवर होना चाहिए विद योर प्लान्ड एसेट्स। अब वो उसको ऐसे उसको मैनेज करना होता है ये चीजें, कि वो जो भी प्लान जो उसकी लायबिलिटीज है वो कवर हो जाए प्लान एसेट्स के थ्रू। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जो भी अभी हम पढ़ रहे थे, जितना भी अभी तक हमने लेक्चर 1 में देखा, उसमें जो हमारा टाइप 1 लायबिलिटी को हम देख रहे थे, जिसमें टाइप 1 लायबिलिटी क्या होती है, जिसमें कि हमारा कैश, हमें पता है कि हमें कितना कैश देना है और हमारा टाइमिंग भी पता होता है कि कब हमें वो कैश देना है। तो बोथ द थिंग्स आर नोन। तो हम उसके जगह तो हम मैकॉले और मॉडिफाइड ड्यूरेशन यूज कर सकते थे, जो हम पहले यूज कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल हमारे फिक्स पॉइंट्स है। बट जो ये वाला लेक्चर है, या जो और भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो हमारे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, थिंग्स आर नॉट दैट मच सर्टन जितना हम सोचते हैं। हमारा कभी-कभार ये हो सकता है कि जो हमारा कैश हमें देना है वो नोन हो, बट हमारी टाइमिंग अननोन हो, या फिर हो सकता है हमारा कैश अननोन है, हमारा टाइमिंग नोन है, या फिर बोथ कैन बी अनसर्टेन, बोथ कैन बी अननोन। तो इसमें जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इफेक्टिव ड्यूरेशन। इफेक्टिव ड्यूरेशन कोई न्यू नहीं है, न्यू टर्म नहीं है, लेवल 1 से देखते हुए आ रहे हैं इफेक्टिव ड्यूरेशन को, उसका फॉर्मूला देखते हुए आ रहे हैं। आई थिंक आई शुड नॉट गिव मच ऑफ द इम्पोर्टेंस टू दिस फॉर्मूला, दिस थिंग इफेक्टिव ड्यूरेशन पे, क्योंकि ये पता है हम सबको, आई एम थिंकिंग इट हैज गिवन अगर पढ़ा है तो। अच्छा ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल है, एक एग्जिबिट है जो करिकुलम से लिया है, जिसमें कि टाइमलाइन बनाई हुई है मैंने। रिप्रेजेंटेटिव एक एम्प्लॉय होगा कोई, जो यहाँ पर है हम अभी, ठीक है, नाउ हम यहाँ पर है, और वो यहाँ तक इतना टाइम में काम करेगा हमारे, हाँ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ। अच्छा एक बात बताओ, जो उसकी वेजेस है जितना वो इंक्रीज होगी, ग्रोथ जो होगी, क्या वो नोन होगी? नो। ठीक है। कितना वो अर्न करेगा, क्या वो नोन होगा? नो। कितना उसका रिटायरमेंट, कब तक वो मतलब लिव करेगा, जिंदा रहेगा, क्या वो नोन होगा? नो। क्या वो कब तक हमारे साथ काम करेगा, क्या वो नोन होगा? नो। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट सर्टेन, विच आर नॉट नोन। तो ऐसे उसमें हम क्या करेंगे, हम ना बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो इसमें हम टू मेजर्स दे सकते हैं रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस का। जो ये एबीओ है, एबीओ स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। एबीओ स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा किया गया बेनिफिट ऑब्लिगेशन। किसका बेनिफिट ऑब्लिगेशन, किसका होगा? एम्प्लॉयर का। इकट्ठा हुआ जो उसको बेनिफिट ऑब्लिगेशन देना है, वो इट इज बेस्ड ऑन द करंट वेजेस। ठीक है। करंट वेजेस जो भी इकट्ठा हुआ होगा उसका, वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो गया वो। अब उसको वो
एक पेंशन लाइबिलिटी बन गई, ठीक है, पेंशन लाइबिलिटी तो बनी है। पीबीओ क्या है हमारा, प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। एबीओ क्या है, एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। पीबीओ पीबीओ क्या है, प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्या ये नून होता है, प्रोजेक्ट करना में जो हमें देना है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना हमें ऑब्लिगेशन देना है। तो इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर वेजेस। फ्यूचर वेजेस भी हमें अननोन होती है, नहीं पता होती। तो ये मैं आगे बताती हूँ अभी क्या होता है। ड्यूरेशन गैप्स अभी हम देख चुके हैं। ड्यूरेशन गैप क्या होता है, जब भी ड्यूरेशन गैप क्रिएट होता है, ड्यूरेशन गैप क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हमारे पास नहीं है, मतलब जो जितने हमारे उसको टाइमिंग का चाहिए था उतना नहीं है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को उसको गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। हेजिंग पता है सबको, हेजिंग क्या होती है, जब भी हम कोई भी हमारा पोर्टफोलियो होता है, और या हमारे जैसे हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लाइबिलिटी से जो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है, सबको पता है इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे ज्यादा किसके लिए मैटर करता है, बॉन्ड्स के लिए, इक्विटीज के लिए, और जो हमारी ऑल्टरनेट एसेट्स है उनके लिए इतना नहीं करता है। मैं भी बता रही हूँ, मैं अभी क्यों सारा सस्पेंस खोल रही हूँ पता नहीं। एबीओ और पीबीओ अमाउंट जो होता है, अमाउंट्स एंड इफेक्टिव ड्यूरेशन कैन बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकती है हर एक इंसान के लिए, हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग हो सकती है। इफेक्टिव ड्यूरेशन हमारा प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कैन डिफर। तो जो एबीओ है, अब हम ये देख रहे हैं कि एबीओ हम कहाँ यूज करते हैं, और जो हमारा पीबीओ है वो कब यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मतलब जो हमारी कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो ना डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की तरफ जाएगी, या फिर ये एक फर्स्ट केस हो गया, या फिर जो मेरी कंपनी है वो अब सोल्ड ऑफ हो रही है टू अनदर कंपनी, हमारी डीबी चल रही थी अभी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान चल रहा था, बट जो ये न्यू कंपनी है ये चाहती है कि हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाला प्लान को वो करें, इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें जो दोनों जो केस है, जब किसी भी केस में जब डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में, तो हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। और जब भी हम डीबी प्लान चल रहा है, वो चल ही रहा है, तो हम यूज करते हैं प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब इसके यूजेस पता चल गए। अब अच्छा एक बात बताओ, जो बॉन्ड्स है ये हमारी इक्विटीज है, ये हमारी ऑल्टरनेट एसेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें जा सकते हैं वैसे। जो हमारे प्लान एसेट्स जो है, हमें पता है कि जो हमें लाइबिलिटीज है, जो हमें पैसे देने हैं, जब रिटायरमेंट हो जाएगा हमारी एम्प्लॉय, तब हमें पैसे देने होते हैं। तो जो प्लान एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमें अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे, बॉन्ड्स में और हमारी इक्विटीज में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। इंटरेस्ट रेट का रिस्क जो भी मैं अभी बता ही रही थी कि बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा होगा, तो और इक्विटीज में, और जो हमारा ऑल्टरनेट एसेट्स है इसमें हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं क्या, कि हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, जो जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इसको बोल सकते हैं हम ऐसे। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स होगा कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ये मिसमैच हो सकता है, मिसमैच को एड्रेस करने के लिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करते हैं। अभी हम मैंने पिछले लेक्चर में आपको फ्यूचर्स में बताया, और अब मैं बताना चाहूंगी जो स्वैप्स कैसे यूज होता है इसमें, स्वैप्शंस। हेजिंग रेशियो क्या होता है, हेजिंग रेशियो, हेजिंग क्यों होता है, हेजिंग मैं बताती हूँ अभी कि इसमें जो जब भी कोई भी पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें मेरे को लाइबिलिटी है, उसको कवर अप करना है, जो एसेट्स है इट शुड कवर द लाइबिलिटी वाला पोर्शन। तो इसमें अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा क्या कहते हैं ये है, जो भी हमारा कैश फ्लो यील्ड होगा शुड बी इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कैश फ्लो यील्ड ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमें पता है कि इक्वल नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेज करना पड़ेगा। हेज करना पड़ेगा, तो वो हेज कितना करना पड़ेगा, वो किससे हम देखते हैं, हेजिंग रेशियो से देखते हैं। जैसे ऑप्शंस पे भी करते हैं हम लोग, हेजिंग रेशियो से देखते हैं। स्ट्रेटेजिक हेजिंग क्या होती है, जितने भी जो कंपनीज होती है वो हेजिंग रेशियो कितना चूज करती है। अच्छा एक बात बताओ, हेजिंग रेशियो जीरो मतलब 0% मतलब कुछ भी हेज नहीं कर रखा, इट इज प्योरली लाइक मतलब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, कोई हेज नहीं कर रखा, अगर कोई डाउनफॉल भी आएगा। अच्छा हेजिंग ये हम ऑप्शंस पे भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस में मैंने बताया हुआ है जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा तब। 0% मतलब कुछ भी हेज नहीं किया हुआ, 100% मतलब इट इज टोटली कंप्लीटली हेज्ड। जो स्ट्रेटेजिक हेजिंग होती है ना, जो कंपनीज होती है, अब हेजिंग भी तुम ऐसे नहीं कर सकती, हेजिंग हर बार ही हेजिंग करो, हेजिंग करने से कॉस्ट होता है उसका, तो उसके बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ती है हर एक उसमें। तो स्ट्रेटेजिक हेजिंग कैसे होती है कि 25% ऑफ द प्लान एसेट्स हम हेज कर सकते हैं, या फिर 75%, इसका ये पूरा रेशियो चलता है। मतलब इसके रेंज में आपस मतलब रेंज में ही चलता है, जो कंपनीज होती है इसी रेंज में वो स्ट्रेटेजिक हेजिंग करती है। अब आते हैं हम स्वैप्स और स्वैप्शंस पे। स्वैप्स क्या है, इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है, सबको पता है, सॉरी इंटरेस्ट रेट रिस्क बोल रही हूँ, इंटरेस्ट रेट जो स्वैप है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारा जो एसेट बीपीबी है शुड बी इक्वल टू ये लाइबिलिटी एनपीवी, और ये क्या है, ये पूरा चीज दिस इज योर हेजिंग थिंग। हेज किससे कर रहे हैं हम, स्वैप से। तो ये पूरा चीज क्या, नोशनल प्रिंसिपल और जो भी स्वैप का बीपी और ये पूरा है, दिस इज योर हेजिंग वाला टर्म, दिस इज योर एसेट और दिस इज योर लाइबिलिटी।
अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो हमारा स्वैप है वो है इसमें 4.6 वाला ले रखा है। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, जिसमें कि रिसीव करेगा जो पर्सन है फिक्स स्वैप, मतलब रिसीव फिक्स स्वैप मतलब हम लोग फिक्स्ड रिसीव करेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा और हम फ्लोटिंग देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.6, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट में 4.16 वाला परसेंट है, जब भी हम हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल हो गया, किसको फायदा होगा, हम तो फिक्स पे कर रहे हैं, यही 4.16 कम हो गया, ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, हमें हम रिसीव क्या कर रहे हैं फिक्स्ड, हम रिसीव क्या कर रहे हैं फिक्स्ड, हमें 4.16 मिलेगा और गिर गया हमारा 3.5 तक गिर गया, तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो इसलिए ये गेन दिखाया हुआ है, ये वाली चीज, जब भी 4.6 के ऊपर जाएगा तो हमें गेन होगा, और जब भी 4.6 के नीचे जाएगा तब क्या होगा, हम मार्केट में हायर वो चल रहा था, हायर इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बट हमें कितना मिल रहा है 4.16, तो इससे क्या होगा, ये हमारा लॉस हो गया, जैसे गेन यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा लॉस होगा, तो यही वाला पूरा एरो बना हुआ है, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप का, ठीक है। अब आते हैं हम रिसीवर स्वैप्शन, रिसीवर स्वैप्शन क्या होता है, जिसमें कि हम रिसीव करते हैं, अब इसमें क्या है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 3.5 है, 3.5 का इसमें ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बाय कर रहे हैं रिसीव फिक्स स्वैप वाला, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ऑप्शन जो ऑप्शन ले रखा है इसमें, इसमें स्ट्राइक प्राइस इसका ले रहा है, एग्जांपल है ये 3.5%, ये हमारा ऑप्शन है, इसका स्ट्राइक प्राइस ये है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑप्शन बाय कर रहे हैं जिसमें कि रिसीव फिक्स स्वैप वाला, तो इसमें क्या चीज है, 3.5 से अगर जैसे ही नीचे जाएगा, 3.5 से नीचे जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल ही एकदम मिरर इमेज है इसकी, तो मैं बताती हूँ, इसमें जैसे ही 3.5 से नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला गया, तो ये इन द मनी नहीं है, इन द मनी नहीं है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए पूरी चीज लॉस दिखाई हुई है, और हमें प्रीमियम पे करना है, इसलिए पूरा एक फिक्स्ड अमाउंट है, और ये वाली जो डॉटेड लाइन होगी ये क्या होगी, जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब 3.5, और ये इसका कट ऑफ क्या है ये चीज, क्योंकि हमें प्रीमियम पे करना है तो इसके ऊपर ही हमारा वो होना चाहिए, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो 3.5 से जब भी ये ऊपर जाएगा तो वो इन द मनी हो जाएगा, तो हमें इसमें गेन्स हो गए, तो ये वाला पूरा इसका जो डायग्राम है ये वाला है। स्वॉप्शन कॉलर क्या होता है, इसमें कॉलर बनता है, इसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर जैसे 5 ब्रेक इवन बिटवीन द रिसीवर फिक्स्ड और स्वॉप एंड द स्वॉप्शन कॉलर, अब इसमें बताती हूँ, ये 5% का ले रहे हैं, 5% में इसमें जैसे इसमें ना क्या कर रहे हैं, स्वॉप्शन कॉलर में हम रिसीव कर रहे हैं, जो रिसीव फिक्स्ड है ये वाला स्वॉप, और पेयर फिक्स्ड वाला स्वॉप, इसका एक कॉलर बनाया है इसमें इन्होंने स्वॉप का, कैसे, इसमें अगर जैसे 5 के बीच में और 3.5 के बीच में रहेगा, तो ये क्या है, इसमें कोई भी पे ऑफ नहीं मिल रहा, ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा ना 3.5 के ऊपर, तो वो इन द मनी होगा और हमें गेन्स होंगे, और जैसे ही 5 के नीचे जाएगा ये तब भी इन द मनी होगा, बट हम इसमें पे कर रहे हैं इसलिए हमारा ये लॉस दिखाया है। ये वाला डायग्राम ना मैंने बहुत कोशिश किया आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, बट समहाउ मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इसमें ना मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ना अभी थोड़ा लीव कर दो, या फिर अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, मेरे को अभी इस टाइम पे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको समझाने की, ठीक है, ये वाला जो ये रिसीवर्स ऑप्शन है और स्वॉप्शन कॉलर मेरे ना बैठ नहीं रहा है, मतलब जो कंसेप्ट है वो पूरा बैठ ही नहीं रहा है, बट स्टिल मेरे को जितना समझ आया आ पाया मैंने पूरा इसमें 100% दिया अपना, मैं इसमें फिर से इसको 2-3 बार पढ़ूंगी, और बाद में अगर कोई वीडियो बनानी हुई इसी पे ही पर्टिकुलर पे, या किसी के डाउट्स हुए तो मैं पक्का उस पे वीडियो जरूर बना दूंगी, बट आई वुड से कि आप लोग ना ये वाला प्लीज टॉपिक ना एक बार बुक से प्लीज बहुत अच्छे से रेफर कर लेना, ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ आया क्योंकि, टू बी ऑनेस्ट। अब इसमें जो रिस्क इन लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग है वो मैं बता देती हूँ, रिस्क कौन कौन से, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है ये सब देखा हुआ है, अभी भी देखा है हमने, जो भी हमारा बीपीवी है, लाइबिलिटी और एसेट जो बेसिस पॉइंट वैल्यू है, इट शुड बी इक्वल, फिर एसेट यील्ड जो चेंज होगा और लाइबिलिटी यील्ड शुड बी इक्वल, ठीक है, बाकी जो ये बचा है ये वाली चीज, ये क्या है, ये हमारा हेजिंग वाला टर्म है, अगर ये बाय चांस इक्वल नहीं होता, तो इसका सबसे पहला जो रिस्क है वो तो यही है कि जो क्या ये हो सकता है कि ये हेज ना हुआ हो 100%, और प्लस इसमें जो अप्रोक्सीमेशन वाली टर्म हम देख पा रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक जो कंसेप्ट है कन्वेक्सिटी का, इट इज इग्नोर्ड, तो इसमें दो चीजें हो गई कि इट कैन, ये हो सकता है कि ये पूरा परफेक्टली हेज ना हुआ हो, और ये हो सकता है कि इसमें हमने कन्वेक्सिटी ना देखी हो। अब इसमें आते हैं हम मॉडल रिस्क की तरफ। मॉडल रिस्क क्या होता है, हम मॉडल करते कोई भी चीज, मॉडल्स बनाते हैं ना हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेते हुए, तो उसके एजम्पशंस हम अलग ले सकते हैं और अप्रोक्सीमेशंस में भी इनएक्यूरेसी हो सकती है, जैसे कि हम जैसे इफेक्टिव ड्यूरेशन इक्विटी का हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो इक्विटी पे हम ड्यूरेशन मान के चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली तो लेके चल रहे हैं, इट इज जीरो, हो सकता है ना हो, तो ये वाला एक मॉडल रिस्क हो सकता है। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन जो है वेटेड एवरेज लेके चल रहे हैं,
हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन है वो वेटेड एवरेज ना हो। Estimation of ABO, accumulated benefit obligation, or your projected benefit obligations can also be different. Estimation of futures contract जो basis point value वो भी different हो सकती है। yield curve twist क्या था, ये मैंने lecture 1 में बताया था। yield curve twist जब होगा वो जैसे हमारा change in cash flow, जो हमारा कैश फ्लो, हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो कैश फ्लो यील्ड इज नॉट इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कैश फ्लो ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। जब भी ये इक्वल नहीं होगा तब इसमें हम नॉर्मल जो मैंने बोला था वो एक मैंने बताया था सबसे पहले बेसिक इम्यूनाइजेशन वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो हमारे नॉर्मल जैसे ह्यूमन बॉडी का मैंने एग्जांपल बताया था कि वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे वैक्सीन का काम करता है। एग्जांपल कोविड-19 आ गया तो हमें एक डिफरेंट तरह की, तो मैं बताती हूँ इसमें हमने देखा है। हाँ, ये स्ट्रक्चरल रिस्क जैसी आएगा जब भी नॉन पैरेलल शिफ्ट या फिर ट्विस्ट आएगा, ये वाली चीज मैं बता रही थी अभी। तो ये जब भी आएगा ना तो इसमें क्या होगा, जो यील्ड कर्व ट्विस्ट है दिस इज आल्सो अ रिस्क, स्ट्रक्चरल रिस्क जिसकी बात की थी। जब भी इसके अनइक्वल होगा तब तक ये जो यील्ड कर्व ट्विस्ट है इसको भी एक रिस्क होगा। ये स्प्रेड रिस्क क्या होता है, स्प्रेड रिस्क कैन बी ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। हो सकता है कि हमने कॉर्पोरेट लायबिलिटी ले रखी है और हम उसको एसेट हमने ले रखा है हमारा योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वॉलेटिलिटी कम होती है, कॉर्पोरेट जो लायबिलिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो लायबिलिटी हमारी वो वॉलेटिलिटी उसकी ज्यादा होती है। तो इसमें मिसमैच हो सकता है। स्प्रेड क्या होता है, बीच में जो हमारा बिड आस्क का जो स्प्रेड होता है वो उसकी बात करें, उसका रिस्क हो सकता है। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क और कोलैटरल, कोलैटरल एग्जॉशन आएगा यहाँ पे, कोलैटरल एग्जॉशन रिस्क। कोलैटरल एग्जॉशन और क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जो जिससे भी हमने पैसे ले रखे हैं प्रिंसिपल, और हमें जो काउंटर पार्टी रिस्क जिसको बोलते हैं वो पैसे नहीं आएंगे, और इसकी वजह से हम कोलैटरल रखवाएंगे कि आप कोलैटरल रखो क्योंकि हमें डाउट है कि आप पैसे दे पाओगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या नहीं। तो एक इसमें भी एक ये रिस्क है कि कोलैटरल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना या एक्सपायर हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल कि कोई जैसे अगर किसी ने पैसे लिए हुए उधारी बट उसने ना चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया, तो ये एक कोलैटरल एग्जॉशन रिस्क का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, और हमारा ये वो नीचे चला गया। अच्छा, एसेट लिक्विडिटी, ये अलग रिस्क है। एसेट लिक्विडिटी क्योंकि हम एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमें बाय और सेल करना पड़ता है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, तो एसेट में लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा मस्ट होता है इसी सिचुएशन के साथ साथ। With this we have covered our this day's task, day 65 task. I hope कि सबकी टाइपिंग बहुत अच्छी चल रही होगी, अभी तक तो बहुत अच्छे से आ गई होगी या हाथ बैठना शुरू हो गया होगा। अगर अभी तक नहीं आई है और आप लोगों का एग्जाम फरवरी में है तो आई एम सेइंग दिस, आप लोगों को डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरे से लिखवा के ले लो। अब आप ये बताओ कि टाइपिंग में आप ज्यादा टाइम दोगे या फिर अब जो ये क्रूशियल टाइम चल रहा है स्टडीज का जिसपे रिवीजन होनी चाहिए, रिवीजन तो नहीं खैर, अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स बहुत मस्ट है, उसमें टाइम जाना चाहिए। और अब हम टाइपिंग का अगर नहीं किया है तो हम उसमें डबल टाइम देंगे, तो अब आप खुद सोचो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर यू टू क्लियर दिस क्रूशियल लास्ट स्टेज ऑफ योर एग्जाम, कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है, अगर पैसों में आग लगानी तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, एक मेंटोर एक फ्रेंड की तरह आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज 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 टाइपिंग और न्यूमेरिकल्स कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ ही नहीं आएगा कंसेप्ट, ठीक है, और अपने एग्जाम्पल्स और रिविजन साथ साथ करने चालू कर दो। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे से कोचिंग चाहिए तो मैंने ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक गूगल फॉर्म को अटैच किया हुआ है, आप लोग उसको फिल कर लो। और प्लीज 6 मंथ प्रायर पे ही बताना मेरे को, क्योंकि 6 मंथ प्रायर पे ही मैं आप लोगों की प्रिपरेशन एक जो पूरा अच्छे से कराना होता है वही करा पाऊंगी। मिनिमम 6 मंथ्स वाले मत आना प्लीज। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ये पूरा कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग।